नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा करिए 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को किसी भी पल निकाला जा सकता है, जिसके लिए 3 फुट चौड़ा पाइप सुरंग में पहुंचाया गया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। हालांकि आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने भी बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इजरायल की बेंयामिन नेतन्याहू कैबिनेट ने 50 बंधकों की रिहाई के बदले 4 दिन तक युद्ध रोकने की डील को मंजूर कर लिया, जिसके बाद दोपहर 1:30 बजे बंधकों की रिहाई हो सकती है। और उत्तर कोरिया ने अंतरिक्ष में अपनी जासूसी सैटेलाइट को पहुंचा दिया, जिसके जरिए वो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका की सेना की निगरानी कर पाएगा। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तरकाशी से किसी भी वक्त सुरंग में फंसे मजदूर सुरक्षित तरीके से बाहर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए मजदूरों तक पाइप पहुंच चुका है। मतलब 12 नवंबर से सुरंग में फंसे अलग अलग राज्यों के 41 मजदूरों को टनल से निकालने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने भी पूरी तैयारी कर ली है। पाइप के जरिए सुरंग में दाखिल होने के लिए एनडीआरएफ के जवान ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वहां पहुंच चुके हैं। प्लान के तहत पाइप के रास्ते एनडीआरएफ के जवान टनल के अंदर सुरंग में उस जगह पहुंचेंगे जहां मजदूर फंसे हुए हैं। इसके बाद उसी पाइप के जरिए मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। सुरंग से मजदूरों के बाहर आने के बाद फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, जिसके लिए वहां बड़ी संख्या में एम्बुलेंस तैनात है। उत्तरकाशी और देहरादून के अस्पतालों के साथ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। प्रियंका कांडपाल वहीं से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, तो पाइप अंदर पहुंच चुका है, जो चौड़ा वाला पाइप था वो मजदूरों तक पहुंच चुका है मलबे को भेदते हुए। अभी किशोर ये बताया जा रहा है कि उसमें थोड़ा सा ही समय रह गया है, किसी भी घंटे में ये खबर सामने आ जाएगी। अभी बताया जा रहा है कि 45 से 50 मीटर का जो रास्ता है वो तकरीबन पूरा कर लिया गया है। 800 mm के डायामीटर से ये जो पाइप बिछाई जा रही है, उसके लिए अब तैयारियां जो है वो तेज हो चुकी हैं। वेल्डिंग भी हमें दिखती हुई नजर आ रही है। तो अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है, किसी भी घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में ये खबर आ जाएगी कि टनल जो दूसरा एंड है, जो मलबे के पार मजदूर फंसे हुए हैं, वहां तक ये जो रेस्क्यू पाइप बिछाई जा रही है वो पहुंच गई और एनडीआरएफ की टीम ऑलरेडी अंदर है। मतलब प्रियंका इसको यहां समझते हैं। मतलब ये जो मोटा वाला चौड़ा वाला जो पाइप है, जिसके जरिए उनको निकाला जाएगा, जिसमें से एक आदमी आराम से घुस सकता है लेट के, वो वाला पाइप पूरे मलबे को क्रॉस करते हुए लगभग उन तक पहुंच चुका है जहां मजदूर हैं। यानी बस कुछ ही देर में वो पाइप वहां से पूरे मलबे को भेद के उन तक पहुंच जाएगा। फिर आर पार देखा जा सकेगा और आर पार लोगों को निकाला जा सकेगा। ये माना जाए ना? जी बिल्कुल। और अब माना जाए तो तकरीबन 7 मीटर की ही तकरीबन की दूरी रह जाएगी, यानी कि एक आखिरी पाइप जिसको लगाना है। देखिए किशोर, ये ना टेलीस्कोपिक मेथड से हुआ, यानी कि पहले 900 mm के पाइप है बाहर, उसके बाद ये 800 mm के पाइप डाले गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके की डिफिकल्टी ना हो। तो अब ये तकरीबन 7 मीटर का, यानी कि एक और पाइप का खेल रह गया है, जिसकी वेल्डिंग होते हुए हमने देखी है। वेल्डिंग होने के प्रोसेस के बाद थोड़ा सा इंतजार किया जाता है कि वो ठंडा हो, और उसके बाद फिर से कटर की मदद से जो ऑगरिंग है उसको शुरू किया जाता है। तो बस अब किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि फाइनल पाइप डल गया है और मजदूरों को अब बार बार देखा जा रहा है। मतलब ये जो एक लंबा पाइप हम मान रहे हैं, ये अलग अलग टुकड़े जोड़ जोड़ के आगे आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब एक कितने मीटर का पाइप है, वो पहले अंदर घुसाया, फिर उसके पीछे वेल्डिंग की और पाइप अंदर घुसाया, उसके पीछे वेल्डिंग की और पाइप अंदर घुसाया। ऐसे करते करते पूरा मलबा क्रॉस किया जा रहा है। और अब आप करें, आखिरी टुकड़ा जो है, आखिरी टुकड़ा 7 मीटर लंबा है। 7 मीटर लंबा अब वो वेल्ड हो गया है, और वेल्ड होने के बाद वो ठंडा करके, जब वेल्डिंग ठंडी हो जाएगी, उसको भी अंदर धकेला जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? ये सही है? जी बिल्कुल। अभी बिल्कुल जी, यही अभी तक माना जा रहा है, क्योंकि वेल्डिंग की चिंगारियां हमने कुछ देर पहले यहाँ पर देखी थी, जो अभी भी बहुत जूम करने पर हमें दिख रही हैं। तो वेल्डिंग की प्रोसेस माना जा रहा है कि चल रही है, और साफ तौर पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। हमारी मशीन्स बहुत वेट बेरिंग है, लेकिन हम कोई जोर उस पर नहीं डालना चाह रहे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट आखिरी फेज में है, तो किसी तरीके की गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। बेहद आराम से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पर वो दूरी जो है अब तकरीबन इतनी ही रह गई, यानी कि एक पाइप और डलेगा और उसके बाद ये माना जाएगा कि अब हम पहुंच गए हैं। उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम पहले अंदर जाएगी, डॉक्टर्स को अंदर लेकर जाएगी। एक मिनट प्रियंका, तो आप कह रही हैं कि आखिरी टुकड़ा जो है पाइप का वो रह गया है, वो बस धकेला जाएगा तो पाइप आर पार हो जाएगा। अब जब पाइप आर पार हो जाएगा, उसके बाद उधर से मजदूर नहीं खींचे जाएंगे, इधर से पहले जवान जाएंगे बाहर से। जी बिल्कुल।
जी बिल्कुल, यहाँ से एनडीआरएफ के 2 जवान, उनके साथ एक डॉक्टर क्रॉल करते हुए घुटने के बल इस जगह से जाएंगे और सबसे पहले डॉक्टर ये देखेंगे कि किस मजदूर को सबसे पहले जरूरत है वहां से रेस्क्यू करने की, उस हिसाब से उसको लाया जाएगा। और ये क्रॉलिंग करके नहीं लाए जाएंगे मजदूर, जो है एक स्ट्रेचर्स है जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पास, उनमें छोटे छोटे व्हील लगे होते हैं, तो उनको लीवर और पुली का एक मशीन से यहाँ पर होती है, तो उनको उस तरीके से खींचा जाएगा। यानी कि मजदूरों में क्या इतनी शक्ति है भी कि वो क्रॉल करके आए या ना आए, इसी वजह से स्ट्रेचर के व्हील वाले स्ट्रेचर्स जो है, छोटे छोटे ये स्ट्रेचर्स होते हैं, उनमें लिटा के उनको रस्सी की मदद से दूसरी ओर खींचा जाएगा। यानी एक स्ट्रेचर जिसमें पहिए लगे हैं, वो लेके ये जवान जाएंगे दूसरी तरफ जहां वो फंसे हुए हैं, वहां उनको लिटा के पहियों से स्ट्रेचर खींच के इनको बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि उनमें शायद इतनी जान भी ना हो और वैसे भी काफ़ी लंबा पूरा पाइप हो गया है वो, उसमें से घिसटते हुए लेटे हुई हालत में आना शायद मुश्किल हो, तो उनको स्ट्रेचर पर लेटाकर पहिया है उस स्ट्रेचर पे और उस स्ट्रेचर को खींचा जाएगा। ये कब शुरू होगा? बस कुछ ही देर में। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो मशीन ऑगरिंग मशीन है वो काम करती जाती है और पीछे को मलबा फेंकती जाती है। तो अभी ये चैलेंज रहेगा कि 57 मीटर का जो पूरा रास्ता है वो सुरंग पूरी खाली हो जाए, वो मलबा भी जो लगातार कट होके पत्थर या मलबे को काट के जो मशीन आगे बढ़ रही है, उस मलबे को भी पूरा खाली करना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बार वहां पर पाइप पहुंच जाए तो उसके बाद भी समय लगेगा, थोड़ा समय वहां भी लगेगा, वो मलबा भी साफ करना होगा, उसके बाद एनडीआरएफ और डॉक्टर्स वहां पर सबसे पहले पहुंचेंगे। हाँ, तो ये एक बड़ी अहम बात प्रियंका ने बताई कि ये मशीन जो है, ये जब आप पाइप अंदर धकेल रहे हैं तो मलबा उधर उस तरफ नहीं जा रहा है जहां मजदूर हैं, ये मलबा पीछे खींचती हुई जा रही है मशीन। मतलब पाइप अंदर जाता है, मलबा पीछे की तरफ से बाहर आता है, यानी वो जब पाइप अंदर जाता है तो जिस मलबे को काटता है वो दूसरी तरफ मजदूरों की तरफ नहीं गिरेगा, वो इधर बाहर की तरफ गिर रहा है। यही है ना प्रियंका? जी 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 जी, ये ऑगरिंग मशीन इसी तरीके से डिजाइन की जाती हैं और इसी तरीके से इसीलिए इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि आगे की तरफ और लोड ना बढ़े, पीछे की तरफ ये मलबा फेंकती हैं। तो ऐसे में सुरंग आप मानिए कि पाइप टू पाइप जोड़े हुए 6-6 मीटर के एक पाइप है, तो मलबा पीछे की तरफ जाता जा रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है कि उसको भी साफ करना है ताकि एनडीआरएफ के लिए भी रूट बने। और एनडीआरएफ की तैयारी, ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, ये जो स्ट्रेचर्स लेकर वो पहुंचे, जो रस्सियां लेकर पहुंचे, इसीलिए पहुंचे क्योंकि इन तीनों का ही इस्तेमाल फेज 1 में ही हो जाएगा। जैसे ही एनडीआरएफ के जो जवान है वो अंदर जाएंगे, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाएंगे, रोप की मदद से उस स्ट्रेचर को बांधेंगे और एक एक करके मजदूरों को वहां से दूसरी तरफ लेकर आएंगे। किशोर, अच्छा, ये कितना लंबा हो गया पूरा पाइप? टुकड़े जोड़ के 6-6 मीटर के टुकड़े जोड़ के उसको अंदर धकेला जा रहा है, तो कितना लंबा हो गया यहां से लेकर वहां तक? जी देखिए, जो आखिरी ऑफिशियल जानकारी हम तक पहुंचाई गई थी तब ये कहा गया था कि 45 मीटर पार हो चुका है, लेकिन इस बात को अब तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और हम जो कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो उसमें 1.5 मीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहा है। तो अभी ये माना जा रहा है कि तकरीबन 50 मीटर के लगभग या 48 से 50 मीटर्स के बीच में ये पहुंच गया होगा और ये आखिरी की वेल्डिंग को शुरू किया जा रहा है ताकि एक आखिरी पाइप डाला जा सके। जिस तरीके से मैं लगातार बता रही हूँ कि ये 6-6 मीटर के पाइप है, लेकिन बड़े पाइप्स को भी लेकर आए गए, जैसे कि आखिरी जो स्ट्रेच रहेगा वो तकरीबन 7 मीटर का रहेगा, तो उसके लिए बड़े पाइप्स भी लेकर आए गए हैं, गैस कटर्स भी लेकर आए हैं ताकि पाइप को अगर छोटा करना पड़े तो उसके लिए छोटा किया जा सके, लंबे पाइप को भेजना है तो लंबा किया जा सके। तो अब ये माना जा रहा है कि तकरीबन 48 to 50 मीटर्स जो है वो क्रॉस हो चुका है और नए के लिए वेल्डिंग का काम चल रहा है। किशोर, तो ये 50 मीटर से ज्यादा का पाइप होगा, 50 मीटर से ज्यादा का बड़ा पाइप होगा जिसके अंदर से आदमी निकाले जाएंगे और पहले जवान जाएंगे, डॉक्टर जाएंगे, स्ट्रेचर जाएगा, उनको लिटा के वहां से भेजेगा। तो अभी 41 अंदर फंसे हुए हैं और वो जब पाइप पूरा बन जाएगा तो वो 2-3 लोग यहाँ से और जो जाएंगे वो 44 लोग हो जाएंगे, फिर वो एक एक करके 44 लोग वापस आएंगे। प्रियंका, बने रहिए आप हमारे साथ, ये पूरा इसका इंतजार कर रहा, पूरा देश इंतजार कर रहा है। मजदूरों की तबीयत खराब होने पर उन्हें एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया है। मतलब 11 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। कभी भी वो निकल सकते हैं, किसी भी वक्त टनल से मजदूर बाहर आने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए सिलक्यारा की तरफ से मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ये वही जगह है जहां यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा इसी महीने की 12 तारीख को अचानक धंस गया था, जिससे वहां काम करने वाले 41 मजदूर फंस गए थे। उसी दिन से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के 11 दिन बाद सुरंग से मजदूरों को निकालने का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस बात की तस्दीक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने की, जिसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई कि किसी भी वक्त उत्तरकाशी से खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए
पिछले कई दिनों से देश की 8 एजेंसियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। लेकिन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सुरंग में जिस जगह पर मजदूर फंसे हैं वहां तक एनडीआरएफ के जवान अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, पहुंचने वाले हैं। हालांकि मजदूरों को निकालने के लिए मलबे और पहाड़ को चीरते हुए पाइप से सुरंग बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है और इसके लिए भारी भरकम ड्रिलिंग मशीनों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक उत्तरकाशी के सिलक्यारा की ओर से मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग के अंदर 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ा पाइप डाला जा रहा है। इनकी मदद से पूरा रास्ता जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये जो आप डायमीटर देख रहे हैं, इसमें बेहद आसानी से कोई भी शख्स आ सकता है। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही ये सुरंग करीब 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी है। बताया गया कि 12 नवंबर को 41 मजदूर सिलक्यारा की ओर से टनल में काम करने गए थे। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर और डंडाल गांव की ओर से 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था। उसी दौरान सुरंग में सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा धंस गया था, जिससे सारे मजदूर सुरंग में करीब आधा किलोमीटर के दायरे में फंस गए। इसीलिए सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए पाइप डालने का काम तेजी से चल रहा है और इसीलिए 11 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद नजर आ रही है। खबर है कि अमेरिकी ऑगर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से टनल के एंट्री पॉइंट से 50 मीटर से ज्यादा दूरी तक ये 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ा पाइप धकेला जा चुका है और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहा तो आने वाले कुछ घंटों के अंदर ड्रिलिंग का काम या यूं कहें कि सुरंग में मजदूरों तक पाइप पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा। जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक सिलक्यारा की तरफ से टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट का पाइप 50 मीटर से ज्यादा दूरी तक ड्रिल कर चुकी है। अब सिर्फ कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बाकी है, जिसे आने वाले कुछ घंटों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक सिलक्यारा की तरफ से ही सुरंग में 60 मीटर से ज्यादा मलबा गिरा हुआ, इसीलिए टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद नजर आने लगी है। और खबर है कि टनल में फंसे मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने के लिए, तो एक सुरंग है उसके अंदर एक पाइप की सुरंग बनाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों और विशेषज्ञों ने एक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत ड्रिलिंग मशीन से 2.5-3 फीट चौड़े इस पाइप को मलबे के अंदर धकेला गया ताकि मजदूर उसमें आसानी से घुस सके। असल में विशेषज्ञों की रणनीति यह है कि मजदूरों तक पहुंचने वाला पाइप ज्यादा चौड़ा हो, जिससे उन्हें रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी वजह से सिलक्यारा की तरफ से सबसे पहले 900 मिलीमीटर डायमीटर यानी करीब 3 फीट चौड़े पाइप को ऑगर मशीन के जरिए धकेला गया। इसके बाद पाइप की चौड़ाई कम की गई और सुरंग में 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप को जोड़कर धकेलने का काम शुरू किया गया। से पहले जो है वो 900 mm के डायमीटर के इसी तरीके के पाइप्स डाले गए, फिर 800 मीटर के डाले जा रहे हैं। सिलक्यारा की तरफ से टनल के गेट पर जोर शोर से पाइप को जोड़ने और उसे ताकतवर ऑगर मशीन की मदद से तेजी से मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 11 दिन से फंसे मजदूरों को पाइप से बनी सुरंग से बाहर निकाला जा सके। लेकिन सिर्फ सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में पाइप नहीं डाला जा रहा है, बल्कि टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ऊपर से छेद करने का भी प्लान बनाया गया है। इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों से ताकतवर मशीनें मंगवाई गई हैं, ताकि अगर सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग में कोई समस्या आए तो सुरंग में ऊपर से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के वलसाड और ओडिशा के हीराकुद से मशीनें मंगवाई गई। वो मशीन जिनका इंतजार कल से किया जा रहा था वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच गई हैं। ये हैवी मशीन्स हैं जिनको इंदौर से देहरादून पहुंचाया गया C-17 ग्लोब मास्टर से। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आए एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स ने वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए कुछ जगहों की पहचान तक कर ली है, लेकिन उनका दावा है कि पहाड़ की मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से टनल में ऊपर से छेद करने से वहां और भी मलबा गिरने का खतरा है, जिससे मुसीबत बढ़ सकती है। पहाड़ के ऊपर जिस जगह से ड्रिलिंग की तैयारी की गई है वहां तक मशीनों को ले जाने के लिए रास्ता भी तैयार कर लिया गया है। और तो और खबर है कि सुरंग में एक नहीं बल्कि कई जगहों से ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि सिलक्यारा की तरफ से पाइप के मजदूरों तक पहुंचने के बाद एनडीआरएफ के जवान सुरंग में दाखिल होंगे।
और फिर सुरंग के अंदर शुरू होगा मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। प्लान के मुताबिक एनडीआरएफ के जवान पाइप के जरिए सुरंग में उस जगह पहुंचेंगे जहां 11 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। जिस पाइप से सुरंग में एनडीआरएफ के जवान जाएंगे उसकी चौड़ाई करीब 32 इंच है। इसके बाद सुरंग में मजदूरों को एक एक कर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। मजदूरों के कमजोर होने की स्थिति में उन्हें पहिए लगे स्ट्रेचर और ट्रॉली की मदद से खींचकर निकालने की तैयारी की गई है। दूसरी तरफ प्रशासन ने सिलक्यारा की तरफ से सुरंग के बाहर 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी कर दी। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। उत्तरकाशी और देहरादून के अस्पतालों के साथ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। यही नहीं, आपात स्थिति में मजदूरों को एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया। हालांकि एक रोज पहले आए वीडियो में सभी मजदूर सुरक्षित और सेहतमंद दिखाई दिए। उन तक पाइप से नाश्ता भी पहुंचाया गया। एक रोज पहले ही रेस्क्यू टीम ने सिलक्यारा की तरफ से मलबे में छेद कर 6 इंच चौड़ा पाइप मजदूरों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। वो 6 इंच चौड़ा था और उसी पाइप से उन्हें खाना, फल, जूस और दवाइयां भेजी जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सुबह मजदूरों को पाइप के जरिए नाश्ता भेजा गया। इसके अलावा उन तक टूथब्रश, पेस्ट, तौलिया और कपड़े भी पहुंचाए गए। 6 इंच चौड़ा ये पाइप रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन यानी एक दिन पहले मजदूरों तक पहुंचा, जिसके बाद उस पाइप से सबसे पहले एंडोस्कोप कैमरा अंदर भेजकर सुरंग में फंसे मजदूरों का वीडियो बनाया गया। एंडोस्कोप कैमरा बहुत छोटा कैमरा होता है जिसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान शरीर के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। इसी कैमरे की मदद से अधिकारियों ने टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत भी की। इसके बाद पाइप से पहली बार सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक बोतलों में भरकर गर्म खाना पहुंचाया गया। खबर यह भी है कि मजदूरों ने फिर अधिकारियों से नमक वाले खाने की मांग की, जिसके बाद मजदूरों तक रोटी और सब्जी भी पहुंचाई गई। जानकारी यह भी है कि मजदूरों को विटामिन डी की गोलियां भी भेजी गई हैं, क्योंकि पिछले 11 दिन से सुरंग में फंसे होने की वजह से मजदूरों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। यानी मजदूरों को पिछले कई दिनों से धूप ही नसीब नहीं हुई। डॉक्टरों की टीम का कहना है कि धूप नहीं मिलने से मजदूरों में विटामिन डी की कमी हो सकती है। इसीलिए मजदूरों को विटामिन डी की कमी से बचाने के लिए उन्हें विटामिन डी की गोलियां भेजी गई हैं। इसके अलावा विटामिन सी के साथ एंटी डिप्रेशन दवाइयां भी सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचाई गई। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी काउंसलिंग भी कराई जा रही है और उन्हें हिम्मत बनाए रखने का हौसला दिया जा रहा है, क्योंकि सुरंग में इतने दिनों तक फंसे रहना बेहद तनावपूर्ण है। मजदूरों को सुरंग में डर और घबराहट जैसी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। इसीलिए उनकी परिवार वालों से बात करवाई जा रही है। हालांकि 11 दिन बाद भी सभी मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। उधर बड़ी खबर आई हमास और इजरायल के बीच बंधकों की रिहाई पर हुई डील से जुड़ी। इजरायल की वॉर कैबिनेट ने गाजा में 4 दिन के सीज फायर को मंजूरी दे दी, जिसके बदले हमास इजरायल के 50 बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें 30 बच्चे और 20 महिलाएं शामिल हैं। हमास की ओर से जानकारी दी गई कि सुबह से ही इस समझौते पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि इजरायल सीज फायर कर देगा, जिसके बाद हमास बंधकों को छोड़ेगा। यही नहीं, इजरायल ने वादा किया कि वो फिलिस्तीन के 150 कैदियों को भी रिहा करेगा, जिसका मतलब यह हुआ कि गाजा में जंग के 47वें दिन बंधकों की रिहाई पर फंसा पेच सुलझता दिख रहा है, क्योंकि इजरायल अपने 50 बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में 4 दिन के सीज फायर के लिए मान गया। इजरायल की वॉर कैबिनेट में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास भी हो गया और खबर है कि जंग के 48वें दिन भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे हमास बंधकों की रिहाई शुरू कर देगा और 4 दिन तक गाजा में शांति रहेगी, क्योंकि इजरायल 50 बंधकों की रिहाई के बदले 4 दिन के सीज फायर के लिए मान गया। इस दौरान गाजा पर कोई मिसाइलें नहीं गिरेंगी, कोई बम नहीं फूटेगा, कोई खून खराबा नहीं होगा, क्योंकि इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई पर उलझा पेच सुलझता दिख रहा है, क्योंकि हमास 4 दिन के सीज फायर के बदले में 50 बंधकों को छोड़ने पर मान गया। इससे पहले इजरायल की वॉर कैबिनेट में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास भी हो गया। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि हमास जिन 50 बंधकों को छोड़ेगा उनमें 30 बच्चे और 20 महिलाएं हैं, जिससे इजरायल के बाकी बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ होने की उम्मीद जगी, क्योंकि इजरायल के मीडिया के मुताबिक उसने हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की पूरी योजना तैयार कर ली, जिसके तहत वो सीज फायर एक दिन आगे बढ़ा सकता है। गाजा जंग में सीज फायर से जुड़ी ये बड़ी खबर आने से एक दिन पहले ही इसके संकेत मिल गए थे और अगले ही दिन इजरायल में युद्ध से जुड़े फैसले लेने के लिए बनी वॉर कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी।
इस प्रस्ताव पर इजराइल की वॉर कैबिनेट में रात भर बातचीत हुई, क्योंकि हमास के अंत की कसम खा चुके इजराइल के लिए गाजा में युद्ध विराम का फैसला लेना आसान नहीं था। क्योंकि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने बयान दिया था कि युद्ध विराम से हमास को बचने का मौका मिल जाएगा। लेकिन हमास की कैद से अपने नागरिकों को छुड़ाने के लिए आखिरकार नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट ने सीज फायर के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी और एक ऐसी योजना बनाई जिससे केवल 50 नहीं बल्कि उससे ज्यादा बंधक रिहा हो सके, क्योंकि 50 बंधकों की रिहाई के बाद भी उसके कई नागरिक हमास की कैद में होंगे। इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि बाकी बंधकों को छुड़ाने के लिए भी इजराइल सीज फायर वाला दाव ही चल सकता है और हमास से उनकी रिहाई के लिए भी डील कर सकता है, जिसके तहत इजराइल और हमास के बीच एक दिन के सीज फायर के बदले 10 बंधकों की रिहाई की डील हो सकती है। इस डील के तहत इजराइल गाजा में 4 दिन के सीज फायर के बाद एक दिन सीज फायर बढ़ाता जाएगा, जिसके बदले हर दिन 10 बंधक रिहा हो सकते हैं। वैसे फिलहाल तो ये सिर्फ इजराइल की योजना है, क्योंकि इस बारे में हमास की ओर से कोई बयान नहीं आया। लेकिन इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि नेतन्याहू सरकार इस योजना पर काम कर रही है और बहुत जल्द बंधकों की रिहाई से जुड़ी एक और अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि जंग के 47वें दिन इजराइल और हमास के बीच 50 बंधकों की रिहाई के लिए सहमति बन गई। यही नहीं, इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि हमास की कैद से अपने 50 नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल अपनी कैद से फिलिस्तीन के कई नागरिकों को छोड़ सकता है, जिसका मतलब यह हुआ कि एक तरफ से इजराइल के नागरिक छूट सकते हैं और दूसरी तरफ से फिलिस्तीन के नागरिक, क्योंकि इजराइल की मीडिया ने दावा किया कि अपने 50 नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल फिलिस्तीन के 150 लोगों को रिहा करेगा, जिनमें फिलिस्तीन की महिलाएं और नाबालिग शामिल हैं। इन लोगों में ज्यादातर वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम के रहने वाले लोग हैं, जिन्हें इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वो अपने 50 नागरिकों को बचाने के लिए उन 150 लोगों को छोड़ सकती है। हालांकि गाजा में सीज फायर से जुड़ी इस डील की पूरी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन खबर है कि 4 दिन के सीज फायर के दौरान रोजाना 12 से 13 बंधक छोड़े जा सकते हैं, जिसके लिए इजराइल को हमास की कई शर्तें माननी पड़ी, जिनमें हमास का लादेन कहे जाने वाले यहिया सिनवार की शर्त भी शामिल है। यहिया सिनवार 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है और कहा जाता है कि यहिया सिनवार ने ही इजराइल पर सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी और इसीलिए यहिया सिनवार को हमास का लादेन भी कहते हैं, क्योंकि इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले की तुलना अमेरिका के 9/11 अटैक से की गई थी और इसीलिए हमले के मास्टरमाइंड कहे जा रहे यहिया सिनवार की तुलना उसामा बिन लादेन से की गई। यानी यहिया सिनवार इजराइल के लिए वैसा ही है जैसा अमेरिका के लिए लादेन था, लेकिन अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल यहिया सिनवार की शर्त मानने के लिए भी तैयार हो गया। इस शर्त के मुताबिक युद्ध विराम के हर दिन 6 घंटे के लिए गाजा के हवाई क्षेत्र में इजराइल के ड्रोन नहीं उड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उन्हें गाजा में मौजूद इजराइल के बंधकों की लोकेशन पता चल जाएगी। और हमास ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि बंधक ही हैं जो इस जंग में इजराइल की कमजोरी है, जिनकी रिहाई के लिए इजराइल सीज फायर ही नहीं बल्कि 7 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड यहिया सिनवार की शर्त तक मान गया है। और इसीलिए यहिया सिनवार नहीं चाहता कि इजराइल को उन 240 बंधकों का सुराग तक मिले, जिनके दम पर वो इजराइल से मोलभाव कर रहा है, क्योंकि अब तक हमास ने जो भी बंधक छोड़े हैं अपनी मर्जी से छोड़े हैं। इजराइल को अब तक कोई बंधक नहीं मिला, जबकि उसने बंधकों की तलाश में गाजा की हालत शमशान जैसी कर दी। न अस्पतालों को छोड़ा, न स्कूलों को, मस्जिदों तक पर बम बरसाए। यही नहीं, उसने हमास की कई सुरंगें ढूंढी और उनमें बंधकों को टॉर्चर किए जाने के सबूत दिखाए। लेकिन इतनी हाहाकारी जंग के बावजूद इजराइल अपने बंधकों तक नहीं पहुंच पाया और यहिया सिनवार नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए और इसीलिए उसने शर्त रखी थी कि सीज फायर के दौरान इजराइल के ड्रोन गाजा पर न मंडराएं, जिसे इजराइल ने मान लिया, जिसके बाद इजराइल के 50 बंधकों की रिहाई का रास्ता साफ होता दिखा, जिन्हें हमास और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के समझौते के अगले दिन छोड़ा जा सकता है, जिसका पूरा खाका भी तैयार हो चुका है, जिससे जुड़ी जानकारी इजराइल के मीडिया ने दी और खबर दी कि हमास की कैद से 50 बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया 5 चरण में पूरी हो सकती है। हालांकि इजराइल की सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की और ये नहीं बताया कि सीज फायर के 4 दिनों में हमास बंधकों को कैसे और कब छोड़ेगा। लेकिन इजराइल के चैनल 12 ने दावा किया कि हमास की कैद से 50 बंधकों की रिहाई 5 चरण में हो सकती है, जिसके तहत सबसे पहले उन्हें रेड क्रॉस को सौंपा जाएगा।
रेड क्रॉस दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है जो हमास से बंधकों को लेकर उन्हें इजराइल की सेना को सौंप देगी, जिसके बाद उन बंधकों का मेडिकल टेस्ट होगा जिससे ये पता चलेगा कि बंधकों से पूछताछ हो सकती है या नहीं, और फिर मेडिकल सेंटर पर ही बंधकों को उनके परिवार से मिलवाया जाएगा, जिसके बाद इजराइल की सेना बंधकों से बात करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि रिहा हुए बंधकों से इजराइल की सेना बाकी बंधकों की लोकेशन पता करने की कोशिश करेगी। हालांकि इजराइल की सेना और सरकार ने ऐसी किसी योजना की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि गाजा में इजराइल के सैन्य ऑपरेशन से हमास पर दबाव बढ़ा, जिसकी वजह से बंधकों की रिहाई का रास्ता बना। यानी इजराइल की सेना बंधकों की रिहाई को हमास पर अपनी बड़ी जीत साबित करने में जुट गई, क्योंकि इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में उसके सैन्य ऑपरेशन की वजह से बंधकों की रिहाई का माहौल बना। יש משפחה, יש עבודה, כל המדינה מאוד מעריכה את זה। वैसे सीज फायर के लिए इजराइल पर चौतरफा दबाव बना। अमेरिका तक ने उसे छोटे युद्ध विराम का सुझाव दिया, लेकिन इजराइल को डर था कि युद्ध विराम होते ही हमास को गाजा से भागने का मौका मिल जाएगा, जिसकी वजह से 47 दिन तक वो गाजा को दहलाता रहा। यही नहीं, 4 दिन के सीज फायर के ऐलान के बीच नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया कि वो हमास के अंत से पहले गाजा में जंग नहीं रोकेंगे और बंधकों को छुड़ाने के बाद वो एक बार फिर गाजा में भयंकर जंग शुरू कर देंगे और हमास को खत्म करके ही रुकेंगे। जिसका मतलब यह है कि इजराइल ने साफ कर दिया कि सीज फायर के फैसले को हमास उसकी कमजोरी न समझे, क्योंकि वो युद्ध विराम के लिए माना है, युद्ध रोकने के लिए नहीं। नेतन्याहू से जब सीज फायर के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने इरादे बता दिए और ये साफ कर दिया कि हमास के अंत तक गाजा में जंग जारी रहेगी। במלחמה יש שלבים וגם בהשבת החטופים יש שלבים। मतलब ये कि इजराइल के सीज फायर के ऐलान के बावजूद गाजा में शांति के आसार कम ही नजर आए, क्योंकि इजराइल के इरादों से साफ हो गया कि वो केवल और केवल बंधकों की रिहाई तक रुका हुआ है। और जैसे ही वो हमास की कैद में अपने लोगों को छुड़ाएगा, गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले फिर तेज हो जाएंगे। यानी गाजा के आम लोगों की जान पर खतरा बना हुआ। इसका मतलब ये कि अमेरिका और कतर ने पिछले कई दिनों से जो मेहनत की, उसका असर बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं दिख पाएगा, क्योंकि इजराइल गाजा में सीज फायर के लिए माना, जंग रोकने के लिए नहीं। वैसे माना जा रहा है कि इजराइल को सीज फायर के लिए मनाने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, जिसके लिए उसने कतर को काम पर लगाया, जिसके बाद कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई और हमास के बंधकों की रिहाई के लिए मनाया। इससे पहले खबर आई थी कि अल शिफा अस्पताल पर हमले के बाद हमास कतर की बात नहीं सुन रहा था, लेकिन अमेरिका ने कतर पर दबाव बनाया और बाइडेन ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कतर के अधिकारियों से बात की, क्योंकि बंधकों की रिहाई का मामला अमेरिका की साख का सवाल बन चुका था और इसीलिए अमेरिका ने कतर को हमास से सख्ती करने का फरमान सुनाया, जिसके बाद कतर के अधिकारी हरकत में आ गए और इसके बाद हमास की कैद से 50 बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल और हमास के बीच डील हो गई। यही नहीं, पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस डील के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी जमीन आसमान एक कर दिया, क्योंकि खबर आई कि जिस वक्त इजराइल की वॉर कैबिनेट में गाजा में सीज फायर पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त CIA चीफ को फोन किया गया, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे थे जिन पर पेच फंसा हुआ था। यही नहीं, खबर आई कि वॉर कैबिनेट की बैठक में अमेरिका के राजनयिक भी मौजूद थे, जो सीज फायर पर सहमति नहीं बनने पर बैठक से जाने लगे थे, लेकिन नेतन्याहू ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया और फिर गाजा में 4 दिन के सीज फायर को वॉर कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई। ये सारे दावे पश्चिमी मीडिया ने किए और जानकारी दी कि CIA के अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी इस डील पर नजर रखी और वो ये पता लगाती रही कि कतर और हमास के बीच बातचीत किस दिशा में जा रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि इजराइल के 50 बंधकों की रिहाई से जुड़ी डील कराने में अमेरिका और कतर के अलावा CIA और मोसाद ने भी बड़ी भूमिका निभाई और जंग के 47वें दिन गाजा में कुछ दिनों की शांति की खबर मिली। हालांकि इजराइल के तेवरों से साफ है कि ये शांति ज्यादा दिन की नहीं है, क्योंकि हमास का अंत अभी बाकी है और ऐसे ही संकेत हमास भी ने भी दे दिए। बंधकों की रिहाई पर इजराइल से डील कर रहे हमास ने बड़ी धमकी भी दे दी। उसने गाजा में सीज फायर के ऐलान के बाद इजराइल को यह धमकी दी कि वो 7 अक्टूबर जैसा हमला दोहरा भी सकता है, लेकिन इस बार हमास गाजा से नहीं बल्कि वेस्ट बैंक से हमला करेगा। और इसके लिए हमास के छात्र संगठन ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट भी शेयर की,
और 7 अक्टूबर जैसे हमले दोहराने की धमकी दी। जहां एक तरफ हमास गाजा में शांति के लिए समझौते पर बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो वेस्ट बैंक के लोगों को इजराइल के खिलाफ हमला करने के लिए उकसा भी रहा। हमास की एक पोस्ट में कुछ लड़ाके घात लगाकर इजराइल के इलाकों के करीब खड़े दिखाई दिए और उस पर लिखा था कि हमारे सैनिक हमले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं एक दूसरी पोस्ट में कुछ लड़ाके चेहरे पर नकाब पहने नजर आए, जो इजराइल के इलाकों में हमला करने के लिए एक बाड़ को पार करते हुए दिखे। इस तस्वीर के साथ हमास ने लिखा कि इजराइल के इलाके हमारा टारगेट है और हमें मिलकर उन इलाकों पर धावा बोलना है। हमास की तरफ से की गई इन पोस्ट का मतलब साफ है कि हमास गाजा में युद्ध विराम तो चाहता है, लेकिन इजराइल की तरह वो भी इस जंग को खत्म नहीं करना चाहता और इसीलिए उसने एक बार फिर इजराइल को हमले की धमकी दे दी। लेकिन इस बार हमास का ठिकाना गाजा नहीं बल्कि वेस्ट बैंक होगा। और इस धमकी के साथ हमास ने यह भी बताने की कोशिश की कि गाजा में इजराइल के जमीनी ऑपरेशन के बावजूद हमास की ताकत कम नहीं हुई, जो वेस्ट बैंक में काफी एक्टिव है और वेस्ट बैंक के लोगों को इजराइल के खिलाफ उकसा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में घुसकर जो कत्लेआम मचाया था, उसके बाद नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खा ली थी और इजराइल की सेना ने गाजा में घुसकर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसकी वजह से हमास के ज्यादातर ठिकाने तबाह हो गए। ऐसे में हमास ने अब वेस्ट बैंक को अपना नया ठिकाना बना लिया है और हमास वहीं से इजराइल के खिलाफ नए हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि वेस्ट बैंक के 60% इलाके पर इजराइल का कब्जा है, लेकिन उन इलाकों में फिलिस्तीनी नागरिकों के शरणार्थी कैंप भी मौजूद है और उनमें रहने वाले लोग इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के साथ हैं। इसी वजह से हमास को लगता है कि उन इलाकों से इजराइल पर हमला करना उसके लिए आसान होगा। लेकिन इजराइल इतनी आसानी से हमास का यह प्लान कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि इजराइल पूरे वेस्ट बैंक पर सिर्फ अपना ही कब्जा चाहता है और इसके लिए वो आए दिन वेस्ट बैंक में हमले करता रहता है। और ऐसा ही एक हमला इजराइल ने एक रोज पहले वेस्ट बैंक के तुलकर्म इलाके में किया, जिसमें 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल ने वेस्ट बैंक के रमल्ला इलाके में छापेमारी के दौरान 7 फिलिस्तीनी नागरिकों को भी मार दिया, जिसके बाद वहां तनाव और बढ़ गया, क्योंकि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल में जो कत्लेआम मचाया था, उसकी कीमत सिर्फ गाजा ही नहीं बल्कि वेस्ट बैंक को भी चुकानी पड़ रही है। फिलिस्तीन का आरोप है कि जंग शुरू होने के बाद से इजराइल की तरफ से किए गए हमलों में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा वहां हमास के लड़ाके छिपे होने का आरोप लगाकर इजराइल की फौज आए दिन वेस्ट बैंक में छापेमारी भी करती रहती है। और हमास के लड़ाकों का गाजा से निकलकर वेस्ट बैंक में ठिकाना बनाने के पीछे ये अकेला कारण नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि लगातार हो रही बमबारी की वजह से गाजा के आम लोगों का गुस्सा भी अब हमास पर फूटने लगा और वो लोग हमास के लड़ाकों के साथ मारपीट तक करने लगे। गाजा के खान यूनिस इलाके का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 3 लोग अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो क्लिप दिखाते नजर आए। मोबाइल पर दिखाए जा रहे उस वीडियो में कुछ लोग एक आदमी की पिटाई करते दिखाई दिए। उन लोगों का दावा है कि वो आदमी हमास का लड़ाका है, जिस पर लोगों के घर से खाना चुराने का आरोप लगाया गया। और माना जा रहा है कि इजराइल के हमलों से पहले वहां के लोग हमास के डर से उनका विद्रोह नहीं करते थे, लेकिन अब हमास के खिलाफ उनका गुस्सा साफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमास के लड़ाके या तो अपने बंकरों में छिपने को मजबूर हैं या फिर वहां से भाग निकलने की ताक में। उधर बड़ी खबर आई इजराइल की उत्तरी सीमा से, वहां जंग छिड़ने के आसार बन गए हैं। लग रहा है कि लेबनान सीमा पर किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इजराइल ने अपने 1 लाख सैनिकों को लेबनान सीमा पर तैनात कर दिया है। ऐसा तब हो रहा है जब इजराइल की सरकार गाजा में चल रहे ऑपरेशन को रोकने जा रही है। बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल ने गाजा में युद्ध रोकने का फैसला किया है, लेकिन गाजा में जिस वक्त लड़ाई पर ब्रेक लगता दिख रहा है, उसी वक्त लेबनान सीमा पर जंग छिड़ती दिख रही है, क्योंकि इजराइल की फौज और हिजबुल्लाह दोनों ही जंग के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहे हैं। मतलब साफ दिखा कि एक तरफ गाजा में जंग थम रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल की उत्तरी सीमा पर नई जंग की शुरुआत होती दिख रही है। क्योंकि इजराइल ने लेबनान बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया। लेबनान सीमा पर अब तक रुक रुक कर केवल हवाई हमले हो रहे थे, जबकि जंग चल रही थी गाजा पट्टी में। मगर अब जब गाजा पट्टी में जंग के थमने के आसार बन रहे हैं, तो लेबनान सीमा पर जंग शुरू हो सकती है। मतलब एक तरफ हमास के लड़ाकों से इजराइल का युद्ध थमेगा, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ उसी वक्त युद्ध का बिगुल बज उठेगा। अब तक केवल गाजा पट्टी से ही विनाश की तस्वीरें सामने आ रही थी, लेकिन अब लेबनान में जंग की वजह से तबाही हो सकती है। गाजा पट्टी में इजराइल की फौज का ऑपरेशन शुरू होने के बाद से ही हिजबुल्लाह जंग की धमकियां दे रहा था
और अब जंग किसी भी पल छिड़ सकती है। यही बात ईरान की तरफ से भी कही गई। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के एक करीबी ने यह दावा किया कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ जंग के लिए एकदम तैयार है। मतलब जैसे ही हिजबुल्लाह ने देखा कि एक मोर्चे पर जंग रुकने जा रही है, उसने इजराइल पर बड़े हमले का प्लान तैयार कर दिया। इसकी तरफ इशारा खुद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खास माने जाने वाले हसन नौरोजी ने किया। हसन नौरोजी ने यह दावा किया कि जल्द ही इजराइल को दूसरे मोर्चे पर भी जंग की आग में झुलसना पड़ेगा। मतलब ईरान की सेना ये नहीं चाहती कि इजराइल की सेना जरा सी भी सांस ले पाए। हमास से जारी जंग के बीच ऐसा पहली बार है जब इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हुआ, मगर ईरान को यह बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर इजराइल को आगे के हमले के लिए तैयारी का मौका मिल गया तो वो हमास पर और ज्यादा ताकतवर हमले कर पाएगा। माना जा रहा है कि इजराइल को जंग में उलझाए रखने के लिए ही ईरान ने हिजबुल्लाह से पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमले का इशारा कर दिया। लेकिन इजराइल को भी उसकी उत्तरी सीमा पर बन रहे जंग के हालात की पूरी खबर है और इसलिए वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। खबर है कि उसने अपने 1 लाख सैनिकों की तैनाती लेबनान बॉर्डर पर कर दी। मतलब ये कि इजराइल को भी अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे का पूरा अंदाजा है, इसलिए जैसे ही उसे ईरान से चेतावनी मिली, उसने भी अपने सैनिकों को जान झोंकने के लिए लेबनान बॉर्डर पर तैनात कर दिया। खबर के मुताबिक इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपने 1 लाख सैनिकों को तैनात कर दिया। इजराइल लेबनान से करीब 120 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, मगर छोटी सी लेबनान सीमा पर 1 लाख सैनिकों की तैनाती बहुत बड़ी बात है। लेकिन लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह को इजराइल हल्के में नहीं लेना चाहता। लेकिन जैसे ही इजराइल को इस बात की भनक लगी कि हिजबुल्लाह उस पर विध्वंसक हमले की तैयारी में जुटा है, तो उसने भी अपनी ताकत दिखा दी और लेबनान बॉर्डर पर 1 लाख सैनिकों को हिजबुल्लाह से लोहा लेने के लिए तैनात कर दिया। और इजराइल की ये तैयारी इसलिए जरूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा ताकतवर माना जाता है। उसके पास न तो हथियारों की कमी है, न ही ताकतवर दोस्तों की कमी है। और बीते कुछ वक्त में हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाया है, जिसमें ईरान के कई दोस्तों ने भी उसकी बढ़ चढ़कर मदद की है। लेकिन इजराइल की सेना के गाजा पर हमले के बाद हिजबुल्लाह अपनी ताकत उस तरह से बढ़ाना चाहता है कि इजराइल की सेना को घुटने पर ला सके, क्योंकि छोटी मोटी लड़ाई वो इजराइल से कई बार लड़ चुका है और इसलिए वो इस बार अपने हथियारों के जखीरे में ड्रोन, खतरनाक मिसाइलें और एंटी शिप मिसाइलें भी जुटा रहा है, ताकि जंग के मैदान में जब इजराइल की सेना से खुलकर आमना सामना हो तो लड़ाई आर पार की हो जाए। और खबर है कि ईरान के अलावा उसके कई दोस्त भी हिजबुल्लाह के लिए हथियारों की मदद पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो भी इजराइल को बर्बाद होते देखना चाहते हैं। और अब अमेरिका ने यह दावा कर दिया कि रूस का वैगनर ग्रुप भी हिजबुल्लाह के साथ जंग में कूद सकता है। अमेरिका के मुताबिक वैगनर ग्रुप रूस के इशारे पर हिजबुल्लाह की मदद करने की तैयारी में जुटा है। और अमेरिका ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को हवाई हमलों से बचाने के लिए उसे एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये इजराइल के लिए बहुत भयानक साबित हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम मिलने का मतलब होगा कि इजराइल उस पर मिसाइलों और रॉकेट से हमले नहीं कर पाएगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइलों और रॉकेट का काल माना जाता है। और अमेरिका का दावा है कि वैगनर ग्रुप जल्द ही हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। हालांकि जंग की शुरुआत में वैगनर ग्रुप पर हमास की मदद करने का आरोप लगा चुका है। लेकिन अब अगर पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप ने हिजबुल्लाह को भी मदद भेज दी तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यानी अब हिजबुल्लाह अकेला नहीं दिख रहा। ईरान भले ही इस जंग में उतरने से बच रहा हो, लेकिन ईरान, रूस और इन दोनों के तमाम सहयोगी इस वक्त हिजबुल्लाह के हाथ मजबूत करने की कोशिश में लगे दिख रहे हैं। और इस बीच एक हैरान करने वाली खबर आई जब यह पता चला कि हिजबुल्लाह के हाथों में एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइलें भी पहुंच चुकी हैं। और पता चला कि रूस की तरफ से ये मिसाइलें सीरिया की सरकार को भेजी गई थी और सीरिया के सरकार के जखीरे से निकाल कर ये हथियार हिजबुल्लाह तक पहुंच गए। ये खबर तो पहले भी सामने आई थी कि रूस की एंटी शिप मिसाइलें हिजबुल्लाह तक पहुंच गई हैं, लेकिन इससे जुड़ी नई जानकारियां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। पता चला है कि हिजबुल्लाह के पास केवल एंटी शिप नहीं बल्कि एंटी टैंक मिसाइलें भी पहुंच चुकी हैं। रूस ने ये मिसाइलें सीरिया की सेना को दी थी, जो सीरिया से लेबनान पहुंच गई। हिजबुल्लाह के हाथों में पहुंची एंटी शिप मिसाइलें भूमध्य सागर में तैनात अमेरिकी जहाजों के लिए बड़ा खतरा है, जबकि एंटी टैंक मिसाइलें सीधी जंग छिड़ने पर इजराइल की फौज पर भारी पड़ सकती हैं। यानी रूस से मिली मिसाइलें जंग छिड़ने पर हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। लेकिन इन मिसाइलों के हिजबुल्लाह के हाथों में पहुंचने से यह भी साफ हो गया
कि रूस के सारे दोस्त अब हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं और खुलकर हिजबुल्लाह की मदद कर रहे हैं। इनमें सीरिया की बशर अल असद की सरकार का नाम सबसे नया है। सीरिया में अमेरिका और रूस की फौजें पहले से ही आमने सामने हैं, लेकिन दोनों बड़ी शक्तियों का ये टकराव हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में भी साफ दिख रहा है। रूस में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की एंट्री तो हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में हो ही चुकी है। वैगनर ग्रुप की तरफ से हिजबुल्लाह को एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की भी खबर है। अब सीरिया की तरफ से हिजबुल्लाह को मदद मिलने का मतलब साफ है कि रूस के सारे सहयोगी हिजबुल्लाह का साथ देने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। यानी हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग अगर हुई तो उसका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। उधर बड़ी खबर आई गाजा में इजराइल की सेना के एक बड़े ऑपरेशन से जुड़ी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि गाजा में मस्जिदों के नीचे हमास ने रॉकेट लैब बना रखी थी, जहां इजराइल पर हमले के लिए बड़े पैमाने पर रॉकेट बनाए जाते थे। इजराइल इसे बड़ी कामयाबी इसलिए मान रहा है क्योंकि रॉकेट ही हमास का सबसे बड़ा हथियार है और हमास के लड़ाके रॉकेट दागकर इजराइल को कई बार गहरे जख्म दे चुके हैं। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में मस्जिद के नीचे बनी इस रॉकेट लैब में 7 अक्टूबर के हमले में इस्तेमाल हुए रॉकेट में बारूद भरा गया था और उनकी टेस्टिंग हुई थी। उस रोज इजराइल पर एक साथ 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए गए थे। गाजा में मस्जिद के तहखाने में बनी हमास की रॉकेट लैब की तस्वीरें भी इजराइल की फौज ने जारी की। इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा में ऐसी एक या दो मस्जिदें नहीं हैं, बल्कि कई और मस्जिदें हैं जिन्हें हमास ने रॉकेट लैब बना रखा है। यानी अस्पतालों पर हमले और वहां मौजूद हमास के हथियार गोदाम का पर्दाफाश करने के बाद इजराइल की सेना के निशाने पर अब गाजा में बनी मस्जिदें हैं, क्योंकि इजराइल की सेना लगातार ये दावा करती रही है कि हथियार छिपाने और इजराइल पर हमलों के लिए हमास के लड़ाके अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अपने दावों के सबूत भी इजराइल की सेना ने जारी किए। इजराइल की तरफ से जारी एक वीडियो में इजराइल के सैनिक गाजा सिटी के पास बनी एक मस्जिद के अंदर घुसते दिखे। इस ऑपरेशन के दौरान मस्जिद के तहखाने में घुसते हुए इजराइल का एक सैनिक दावा करता दिखा कि तहखाने में हमास ने रॉकेट लैब बना रखी है। इसके बाद इजराइल का वो सैनिक आगे बढ़ते हुए मस्जिद के अंदर पहुंचता दिखा और एक दरवाजे से निकलकर सीढ़ियों से होते हुए तेजी से मस्जिद के तहखाने की तरफ जाता नजर आया। और जैसे ही वो सीढ़ियों से होकर नीचे तहखाने में पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि गाजा की उस मस्जिद के तहखाने की दीवार के पीछे हमास ने एक ऐसी रॉकेट लैब बना रखी थी जिसकी भनक न तो इजराइल की सेना को लगी और न ही उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को इसका पता लगा पाई। उस तहखाने के अंदर इजराइल के सैनिकों को 7 अक्टूबर को हुए हमलों के कई सबूत भी मिले, जिसका वीडियो इजराइल की सेना ने दुनिया के सामने रख दिया। इजराइल की सेना की तरफ से जारी हमास की रॉकेट लैब के वीडियो में इजराइल का सैनिक उस तहखाने से गाजा की सुरंगों में जाने का रास्ता भी दिखाता नजर आया। यानी मस्जिद के नीचे बने तहखाने से हमास के लड़ाके सीधे गाजा के नीचे बनी सुरंगों की भूल भुलैया में जा सकते थे। वीडियो में इजरायली सैनिक तहखाने के उस हिस्से में आगे बढ़ता दिखा जहां हमास की रॉकेट लैब बनी थी, यानी वो हिस्सा जहां हमास के लड़ाके रॉकेट बनाने की ट्रेनिंग लेते थे। इजराइल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में वहां व्हाइट बोर्ड पर रॉकेट की तस्वीरें और उसे बनाने की प्रक्रिया लिखी हुई नजर आई। यानी तहखाने के इस हिस्से में, या यूं कहें कि रॉकेट लैब में, हमास के लड़ाकों को रॉकेट बनाने की ABCD सिखाई जाती थी। लेकिन इजराइल के सैनिकों की नजरें जब उस रॉकेट लैब के अंदर बने दूसरे कमरे पर पड़ी तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि उस कमरे में मोटर और रॉकेट बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का जखीरा पड़ा था, जिसका इस्तेमाल रॉकेट, मोटर और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइलों के गोले बनाने के लिए होना था। इजराइल की सेना की तरफ से जारी वीडियो में उस कमरे में बारूद, पाइप, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े, बिजली के तार और औजार रखे हुए नजर आए। गाजा की मस्जिद के तहखाने में तलाशी के दौरान इजराइल की सेना ने तहखाने में छिपाकर रखा गया विस्फोटक सामान और हथियारों को जब्त कर लिया। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास ने जंग शुरू होने से पहले ही अस्पतालों, स्कूलों और मस्जिदों को अपना हथियार गोदाम बना लिया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इन जगहों पर इजराइल की सेना ऑपरेशन नहीं करेगी।
और वो इनका इस्तेमाल अपने बचाव के लिए ढाल की तरह कर सकेंगे। लेकिन हमास को पूरी तरह खत्म कर देने की कसम खा चुकी इजराइल की फौज ने हमास के प्लान पर पानी फेर दिया। अस्पतालों पर हमले के बाद अब इजराइल की सेना गाजा की मस्जिदों को खंगाल रही है, क्योंकि इजराइल की सेना के मुताबिक गाजा की मस्जिदें हमास के लड़ाकों के लिए किसी सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही हैं। गाजा में हमास का ठिकाना बने अस्पतालों को ध्वस्त करने और उन पर कब्जा करने के बाद इजराइल की सेना ने वहां की कुछ मस्जिदों पर भी बम बरसा दिए, क्योंकि मस्जिदों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए हमास के लड़ाकों ने वहां हथियार गोदाम और यहां तक कि रॉकेट लैब बना रखी है। गाजा सिटी के पास की एक मस्जिद के अंदर का वीडियो जारी करते हुए इजराइल की सेना ने बताया कि कभी आस्था का केंद्र रही गाजा की ये मस्जिद अब हमास का आतंकी ठिकाना बन चुकी है। यानी साफ है इजराइल गाजा में बनी मस्जिदों पर एक्शन और तेज करेगा, क्योंकि खबर के मुताबिक गाजा की मस्जिदों में छिपे हमास के लड़ाकों की वजह से इजराइल की सेना को जमीनी ऑपरेशन को अंजाम देने में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मस्जिदों में छिपे हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे हैं। और इसीलिए इजराइल की सेना के निशाने पर गाजा की वो मस्जिदें हैं जहां हमास के आतंकियों के छिपे होने का शक है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक जंग के दूसरे चरण में इजराइल की सेना टैंकों के साथ गाजा की जमीन खोदकर हमास के लड़ाकों को बाहर निकाल रही है और अस्पतालों, स्कूलों, मस्जिदों के तहखानों और सुरंगों को तबाह करने का दावा कर रही है। गाजा सिटी के पास मस्जिद के तहखाने में हमास की रॉकेट लैब के पर्दाफाश को इजराइल की सेना के लिए बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि रॉकेट हमास के उन हथियारों में एक है जिसका इस्तेमाल वो दुश्मन पर हमले के लिए सबसे ज्यादा करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने से पहले हमास के पास 30,000 रॉकेट और मोर्टर मौजूद थे, जिनमें 15 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखने वाले रॉकेट शामिल थे। मई 2021 में गाजा से हमास ने इजराइल पर एक साथ करीब 4,000 रॉकेट दाग दिए थे। हालांकि तब इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने उनमें से ज्यादातर को हवा में ही तबाह कर दिया था। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने जमीन, आसमान और पानी के रास्ते इजराइल पर एक साथ 5,000 रॉकेट दागकर पूरी दुनिया को दहला दिया था। बड़ी खबर आई इजराइल के खिलाफ 40 देशों के बहुत बड़े एक्शन से जुड़ी। इजराइल के मीडिया के मुताबिक 40 देशों से 1,000 नावों के जरिए करीब 4,500 लोगों ने समंदर के रास्ते इजराइल को घेरने की तैयारी कर ली है। गाजा पर इजराइल के हमले रुकवाने के लिए 40 देशों की ये नावें इजराइल की समुद्री सीमा के पास उसकी घेरेबंदी करेंगी। इजराइल के खिलाफ उस विरोध प्रदर्शन को फ्रीडम फ्लोटिला नाम दिया गया है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक इस घेरेबंदी में रूस, स्पेन और तुर्की जैसे ताकतवर देश शामिल हैं। माना जा रहा है कि इजराइल के करीब दुनिया भर के 40 देशों की 1,000 नावों को इकट्ठा करके घेरेबंदी का मकसद इजराइल के व्यापार और उसके समुद्री यातायात को प्रभावित करना है, ताकि उस पर गाजा में जारी हमले को रोकने का दबाव बनाया जा सके। क्योंकि 7 अक्टूबर को गाजा से हुए हमास के हमलों के बाद से ही इजराइल पूरे गाजा पर बम बरसा रहा है। इसी वजह से दुनिया भर के मुस्लिम देशों के अलावा कई दूसरे देश भी उस पर भड़के हुए हैं। जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हमास को जड़ से नहीं उखाड़ देते। लेकिन गाजा पर उसकी सैन्य कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए दुनिया भर के कई देशों ने इजराइल पर दबाव बनाने की प्लानिंग कर ली। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 40 देशों से 1,000 नावों के जरिए करीब 4,500 लोगों ने समंदर के रास्ते इजराइल को घेरने की तैयारी की है और इसके लिए उन्होंने दक्षिणी इजराइल के अशदोद बंदरगाह के करीब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के पास पहुंचकर घेरेबंदी का प्लान तैयार किया है। इजराइल के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन को फ्रीडम फ्लोटिला नाम दिया गया। इजराइल के करीब दुनिया भर के 40 देशों की 1,000 नावों को इकट्ठा करके घेरेबंदी का मकसद इजराइल की समुद्री नाकेबंदी को तोड़ना, उसके कारोबार और समुद्री यातायात पर चोट पहुंचाने का, ताकि उस पर गाजा में जारी हमले रोकने का दबाव बनाया जा सके। इजराइल के खिलाफ इस प्रदर्शन में तुर्की और रूस जैसे ताकतवर देश भी शामिल हैं। ये सभी देश पहले भी इजराइल से गाजा पर हो रहे हमलों को रोकने की अपील कर चुके हैं। लेकिन अब उनकी प्लानिंग इजराइल को समंदर में घेर कर दबाव बनाने की है। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 40 देशों की 1,000 नावें पहले तुर्की में इकट्ठा होंगी और वहां से उन नावों का काफिला
पश्चिम एशिया के देश साइप्रस पहुंचेगा। वहां रुकने के बाद वो काफिला दक्षिणी इजराइल के अशदोद के करीब पहुंचेगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटिला का आयोजन करने वाले देशों ने यह दावा किया है कि किसी भी देश की नाव पर हथियार नहीं होंगे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। मतलब ये इजराइल को घेरने के लिए एक शांतिपूर्ण समुद्री प्रदर्शन होगा, ताकि इजराइल को उन पर हमला करने का बहाना न मिले। क्योंकि इजराइल को समंदर में घेरने की एक कोशिश 2010 में भी की गई थी, लेकिन तब इजराइल ने फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देशों की नावों पर हमला कर दिया था, जिसमें तुर्की के 10 लोग मारे गए थे और कई लोग जख्मी हो गए थे। और इसी वजह से इजराइल के खिलाफ इस बड़े प्रदर्शन का आयोजन करने वाले तुर्की के सामाजिक कार्यकर्ता वोल्कन ओकचू फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तुर्की के मीडिया के मुताबिक वोल्कन ओकचू ने यह साफ कर दिया कि इजराइल के खिलाफ इस प्रदर्शन से तुर्की की सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तुर्की के मीडिया के मुताबिक फ्रीडम फ्लोटिला में 313 नावें रूस के कार्यकर्ताओं से भरी होंगी, 104 नावों में स्पेनिश कार्यकर्ता बैठे होंगे। तुर्की से करीब 12 नावें इस प्रदर्शन में शामिल होंगी। फिलिस्तीन पर ज्यादती करने का आरोप लगाकर इजराइल के खिलाफ 2010 में भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ था, जिसमें अलग अलग देशों की नावों पर 600 से ज्यादा लोग सवार होकर इजराइल को समंदर में घेरने पहुंचे थे। लेकिन तब प्रदर्शन हिंसक हो गया था और इजराइल की तरफ से हुई गोलीबारी में तुर्की की नाव पर सवार 10 सामाजिक कार्यकर्ता मारे गए थे। न्यू एंड 11 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। कभी भी वो निकल सकते हैं, किसी भी वक्त टनल से मजदूर बाहर आने शुरू हो जाएंगे, जिसके लिए सिलक्यारा की तरफ से मलबे को हटाने का काम युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। ये वही जगह है जहां यमुनोत्री हाईवे पर बन रही सुरंग का एक हिस्सा इसी महीने की 12 तारीख को अचानक धंस गया था, जिससे वहां काम करने वाले 41 मजदूर फंस गए थे। उसी दिन से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के 11 दिन बाद सुरंग से मजदूरों को निकालने का काउंटडाउन शुरू हो गया। इस बात की तस्दीक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों ने की, जिसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई कि किसी भी वक्त उत्तरकाशी से खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए पिछले कई दिनों से देश की 8 एजेंसियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। लेकिन सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सुरंग में जिस जगह पर मजदूर फंसे हैं वहां तक एनडीआरएफ के जवान अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, पहुंचने वाले हैं। हालांकि मजदूरों को निकालने के लिए मलबे और पहाड़ को चीरते हुए पाइप से सुरंग बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है और इसके लिए भारी भरकम ड्रिलिंग मशीनों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक उत्तरकाशी के सिलक्यारा की ओर से मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग के अंदर 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ा पाइप डाला जा रहा है। इनकी मदद से पूरा रास्ता जो है वो तैयार किया जा रहा है। ये जो आप डायमीटर देख रहे हैं, इसमें बेहद आसानी से कोई भी शख्स आ सकता है। यमुनोत्री हाईवे पर बन रही ये सुरंग करीब 4.5 किलोमीटर लंबी और 14 मीटर चौड़ी है। बताया गया कि 12 नवंबर को 41 मजदूर सिलक्यारा की ओर से टनल में काम करने गए थे। सिलक्यारा की ओर से करीब 2.5 किलोमीटर और डंडाल गांव की ओर से 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। बीच में सिर्फ 441 मीटर के हिस्से में काम चल रहा था। उसी दौरान सुरंग में सिलक्यारा की तरफ से 60 मीटर का हिस्सा धंस गया था, जिससे सारे मजदूर सुरंग में करीब आधा किलोमीटर के दायरे में फंस गए। इसीलिए सिलक्यारा की तरफ से मलबे को भेदते हुए पाइप डालने का काम तेजी से चल रहा है और इसीलिए 11 दिन से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद नजर आ रही है। खबर है कि अमेरिकी ऑगर मशीन से सिलक्यारा की तरफ से टनल के एंट्री पॉइंट से 50 मीटर से ज्यादा दूरी तक ये 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ा पाइप धकेला जा चुका है और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर प्लान के हिसाब से सब कुछ ठीक तरीके से चलता रहा तो आने वाले कुछ घंटों के अंदर ड्रिलिंग का काम या यूं कहें कि सुरंग में मजदूरों तक पाइप पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा। जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक सिलक्यारा की तरफ से टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट का पाइप 50 मीटर से ज्यादा दूरी तक ड्रिल कर चुकी है। अब सिर्फ कुछ ही मीटर की ड्रिलिंग बाकी है, जिसे आने वाले कुछ घंटों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा।
विशेषज्ञों के मुताबिक सिलक्यारा की तरफ से ही सुरंग में 60 मीटर से ज्यादा मलबा गिरा हुआ, इसीलिए टनल में 11 दिन से फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर निकलने की उम्मीद नजर आने लगी है। वो खबर है कि टनल में फंसे मजदूरों तक पाइप की सुरंग बनाने के लिए, तो ये सुरंग है, उसके अंदर एक पाइप की सुरंग बनाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों और विशेषज्ञों ने एक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत ड्रिलिंग मशीन से 3 फीट चौड़े इस पाइप को मलबे के अंदर धकेला गया ताकि मजदूर उसमें आसानी से घुस सके। असल में विशेषज्ञों की रणनीति यह है कि मजदूरों तक पहुंचने वाला पाइप ज्यादा चौड़ा हो, जिससे उन्हें रेस्क्यू करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी वजह से सिलक्यारा की तरफ से सबसे पहले 900 मिलीमीटर डायमीटर यानी करीब 3 फीट चौड़े पाइप को ऑगर मशीन के जरिए धकेला गया। इसके बाद पाइप की चौड़ाई कम की गई और सुरंग में 800 मिलीमीटर यानी 2.5 फीट से ज्यादा चौड़े पाइप को जोड़कर धकेलने का काम शुरू किया गया। से पहले जो है वो 900 mm के डायमीटर के इसी तरीके के पाइप्स डाले गए, फिर 800 मीटर के डाले जा रहे हैं। सिलक्यारा की तरफ से टनल के गेट पर जोर शोर से पाइप को जोड़ने और उसे ताकतवर ऑगर मशीन की मदद से तेजी से मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 11 दिन से फंसे मजदूरों को पाइप से बनी सुरंग से बाहर निकाला जा सके। लेकिन सिर्फ सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में पाइप नहीं डाला जा रहा है, बल्कि टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग यानी सुरंग के ऊपर से छेद करने का भी प्लान बनाया गया है। इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों से ताकतवर मशीनें मंगवाई गई हैं, ताकि अगर सिलक्यारा की तरफ से ड्रिलिंग में कोई समस्या आए तो सुरंग में ऊपर से ड्रिल करके मजदूरों तक पहुंचा जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों के मुताबिक वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के वलसाड और ओडिशा के हीराकुद से मशीनें मंगवाई गई। वो मशीन जिनका इंतजार कल से किया जा रहा था वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच गई हैं। ये हैवी मशीन्स हैं जिनको इंदौर से देहरादून पहुंचाया गया C-17 ग्लोब मास्टर से। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया से आए एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स ने वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए कुछ जगहों की पहचान तक कर ली है, लेकिन उनका दावा है कि पहाड़ की मिट्टी भुरभुरी होने की वजह से टनल में ऊपर से छेद करने से वहां और भी मलबा गिरने का खतरा है, जिससे मुसीबत बढ़ सकती है। पहाड़ के ऊपर जिस जगह से ड्रिलिंग की तैयारी की गई है वहां तक मशीनों को ले जाने के लिए रास्ता भी तैयार कर लिया गया है। और तो और खबर है कि सुरंग में एक नहीं बल्कि कई जगहों से ड्रिलिंग का काम शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि सिलक्यारा की तरफ से पाइप के मजदूरों तक पहुंचने के बाद NDRF के जवान सुरंग में दाखिल होंगे और फिर सुरंग के अंदर शुरू होगा मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। प्लान के मुताबिक NDRF के जवान पाइप के जरिए सुरंग में उस जगह पहुंचेंगे जहां 11 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। जिस पाइप से सुरंग में NDRF के जवान जाएंगे उसकी चौड़ाई करीब 32 इंच है। इसके बाद सुरंग में मजदूरों को एक एक कर निकालने का काम शुरू किया जाएगा। मजदूरों के कमजोर होने की स्थिति में उन्हें पहिए लगे स्ट्रेचर और ट्रॉली की मदद से खींचकर निकालने की तैयारी की गई है। दूसरी तरफ प्रशासन ने सिलक्यारा की तरफ से सुरंग के बाहर 30 से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी कर दी है। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। उत्तरकाशी और देहरादून के अस्पतालों के साथ ऋषिकेश एम्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। यही नहीं, आपात स्थिति में मजदूरों को एयरलिफ्ट करने का भी इंतजाम किया गया। हालांकि एक रोज पहले आए वीडियो में सभी मजदूर सुरक्षित और सेहतमंद दिखाई दिए। उन तक पाइप से नाश्ता भी पहुंचाया गया। एक रोज पहले ही रेस्क्यू टीम ने सिलक्यारा की तरफ से मलबे में छेद कर 6 इंच चौड़ा पाइप मजदूरों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। वो 6 इंच चौड़ा था और उसी पाइप से उन्हें खाना, फल, जूस और दवाइयां भेजी जा रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सुबह मजदूरों को पाइप के जरिए नाश्ता भेजा गया। इसके अलावा उन तक टूथब्रश, पेस्ट, तौलिया और कपड़े भी पहुंचाए गए। 6 इंच चौड़ा ये पाइप रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन यानी एक दिन पहले मजदूरों तक पहुंचा, जिसके बाद उस पाइप से सबसे पहले एंडोस्कोप कैमरा अंदर भेजकर सुरंग में फंसे मजदूरों का वीडियो बनाया गया। एंडोस्कोप कैमरा बहुत छोटा कैमरा होता है जिसका इस्तेमाल सर्जरी के दौरान शरीर के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए किया जाता है। इसी कैमरे की मदद से अधिकारियों ने टनल में फंसे मजदूरों से बातचीत भी की। इसके बाद पाइप से पहली बार सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक बोतलों में भरकर गर्म खाना पहुंचाया गया। बड़ी खबर आई उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट की लॉन्चिंग से जुड़ी। खबर है कि उत्तर कोरिया ने इस बात पर हामी भर दी कि उसने अंतरिक्ष में अपनी जासूसी सैटेलाइट भेजी है। उत्तर कोरिया के मुताबिक उसके सैटेलाइट परीक्षण पूरी तरह से कामयाब रहा और उत्तर कोरिया के मुताबिक उसकी मलिंगयोंग 1 सैटेलाइट
अंतरिक्ष से उसके दुश्मनों पर नजर रखेगी। मतलब अब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा किम जोंग उन का दुश्मन उनकी नजर से नहीं बच पाएगा। और इसी बात से अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और जापान समेत दुनिया के आधे से ज्यादा देश चिंता में हैं, क्योंकि अब इन देशों के सैन्य अड्डे किम जोंग उन की नजर में होंगे, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब किम जब चाहें जहां चाहें कहर बरपा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अंतरिक्ष में ऐसे जासूस को बैठाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो उनके दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखने का काम करेगा। जिसका मतलब यह हुआ कि अब किम जोंग उन के खिलाफ खेमेबंदी में जुटे अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अमेरिका के वो राज जो आज तक दुनिया से छिपे हुए हैं वो किम जोंग उन की मुट्ठी में हो सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के उन गुप्त सैन्य अड्डों का कच्चा चिट्ठा भी सबके सामने आ सकता है जो आज तक किसी को नजर नहीं आए। तो चाहे वो दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे हों या फिर जापान में मौजूद उसकी प्रयोगशालाएं, सब की सब उत्तर कोरिया की नजर में होंगी और किम जोंग उन जब चाहे जहां चाहे मिसाइलों की बारिश कर सकेंगे। मतलब किम जोंग उन अपनी सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया की निगरानी कर सकेंगे। और उनका दावा है कि इस सैटेलाइट की नजर से धरती का एक भी कोना नहीं बचेगा। और माना जा रहा है कि इसी बात ने अमेरिका समेत यूरोप के देशों की भी नींद उड़ा दी, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किम जोंग उन का पारा चढ़ा तो फिर उनके निशाने पर कोई भी हो सकता है। क्योंकि उत्तर कोरिया के दावे के मुताबिक उसने अंतरिक्ष में अपनी जासूसी सैटेलाइट भेजने में कामयाबी हासिल कर ली। दावा यह भी है कि उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण तय वक्त से पहले कर दिया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन के आदेश पर एक रात पहले उत्तर कोरिया के समय के मुताबिक 10:42 पर इस सैटेलाइट को लेकर रॉकेट ने उड़ान भरी और फिर 12 मिनट के अंदर उसने मालिक्योंग-1 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में उसकी कक्षा तक पहुंचा दिया। मतलब जब तक दुनिया ये समझ पाती कि किम जोंग उन ने क्या किया, तब तक सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई, क्योंकि 2 बार नाकाम हो चुके किम जोंग उन ने आखिरकार अंतरिक्ष में जासूसी सैटेलाइट भेजने में कामयाबी हासिल कर ली और उत्तर कोरिया ऐसा करने वाला पहला देश बन गया। हालांकि दक्षिण कोरिया और जापान ने पहले भी इस बात की आशंका जताई थी कि किम जोंग उन जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना पर तेजी से काम कर रहे थे। और तो और खुद किम जोंग उन ने ही यह ऐलान कर दिया था कि वो इसी महीने अपने इस मिशन को पूरा करेंगे। और उनके इसी ऐलान के बाद जापान और दक्षिण कोरिया ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, या यूं कहें कि किम जोंग उन ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने जापान को यह जानकारी दी थी कि वो 22 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच सैटेलाइट परीक्षण कर सकता है, लेकिन उसने 21 नवंबर को वहां के समय के मुताबिक 10:42 पर ही इसे दाग दिया। और किम जोंग उनके इसी कदम ने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि दबी जबान से उनकी सैटेलाइट को निशाना बनाने की चेतावनी देने वाले जापान और दक्षिण कोरिया को ऐसा करने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही ये दावा कर रहे थे कि वो उत्तर कोरिया पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि किम जोंग उन उनसे 2 कदम आगे का सोचकर बैठे हैं, जो उन्होंने दिखा भी दिया। क्योंकि जैसे ही उन्होंने 22 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच की तारीख का ऐलान किया, अमेरिका समेत कई देश उन्हें रोकने की तैयारी में लग गए। लेकिन उन्होंने तय वक्त से पहले ही सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजने का बटन दबा दिया और इससे पहले कि उनके दुश्मन देश कोई एक्शन ले पाते, किम जोंग उन की जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंच गई, जिससे जापान और दक्षिण कोरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि इन दोनों ही देशों को यह डर है कि किम जोंग उन के निशाने पर उनके सैन्य अड्डे हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें इस बात की आशंका भी है कि किम जोंग उन जापान और दक्षिण कोरिया को उनका विरोध करने की सजा भी दे सकते हैं। मतलब सीधे शब्दों में जापान और दक्षिण कोरिया को इस बात का खौफ सता रहा है कि वो किम जोंग उन की मिसाइलों के निशाने पर हो सकते हैं। क्योंकि जब उत्तर कोरिया ने सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान किया था तो जापान ने उसे अपने डिफेंस सिस्टमों के एक्टिव होने की धमकी दी थी। और रही बात दक्षिण कोरिया की, तो किम जोंग उन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो देर सवेर दक्षिण कोरिया को अपने हिस्से में मिलाकर ही रहेंगे। मतलब जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ही ये बात जानते हैं कि वो किम जोंग उनके निशाने पर हैं। और जब उन्होंने जासूसी सैटेलाइट भेजने में कामयाबी हासिल कर ली है तो इन दोनों ही देशों पर संकट के बादल और गहराने लगे और इसी वजह से इन दोनों देशों की सेनाएं इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। और माना जा रहा है कि इसी वजह से दक्षिण कोरिया ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर लिया, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है
कि अगर किम जोंग उन की सेना ने हुंकार भरी तो उसका पहला निशाना कोई और नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया ही होगा। और इसी वजह से दक्षिण कोरिया ने अपनी सेना को किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे दिए। 2 दिन पहले ही दक्षिण कोरिया ने यह भी साफ कर दिया था कि इस बार वो आर पार का मन बना चुका है और अगर उत्तर कोरिया की तरफ से जंग की एक भी चिंगारी भड़काई गई तो वो बदले में उसे उतना ही करारा जवाब भी देगा। 국제사회가 한결같이 북한의 불법 행위를 엄중히 규탄하는 현실을 직시하고 दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया से लगने वाली सीमा के पास अपने जंगी टैंकों को उसी दिन तैनात कर दिया था। इसके अलावा वहां बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने एक खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण कोरिया पहुंचा दिया था ताकि अगर उत्तर कोरिया उसे धमकाने की कोशिश करे तो उस पर पलटवार करने के लिए दक्षिण कोरिया को किसी और का मुंह न ताकना पड़े। और तो और इस जासूसी सैटेलाइट परीक्षण से तमतमाए दक्षिण कोरिया ने तो उत्तर कोरिया के साथ सालों पुराने एक समझौते को तोड़ने का भी ऐलान कर दिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। क्योंकि दक्षिण कोरिया के फैसलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो उत्तर कोरिया से भिड़ने का पूरा मन बना चुका है। उसने ये धमकी दी थी कि अगर किम जोंग उन ने जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की तो वो दोनों देशों के बीच 2018 में हुए शांति समझौते से पीछे हट जाएगा। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 2018 में एक बफर जोन बनाने पर सहमति हुई थी, मतलब जमीन और समंदर का एक ऐसा इलाका जहां दोनों ही देश एक दूसरे से नहीं टकराते और इसी टकराव से बचने के लिए दोनों देशों की वायुसेना भी इस इलाके में गश्त नहीं करती ताकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन दक्षिण कोरिया की इस धमकी का किम जोंग उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। उन्होंने न सिर्फ सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचाई बल्कि सीना ठोक के अपनी इस कामयाबी का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद ये डर सताया जाने लगा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच किसी भी वक्त जंग का बिगुल फूंक सकता है। बड़ी खबर आई चीन में वीगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से जुड़ी हुई। चीन में शी जिनपिंग के आदेश पर हजारों मस्जिदें तोड़ दी गईं और जिन्हें नहीं तोड़ा गया उनकी सूरत बदल दी गई। ये दावा अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में किया गया, जिसमें चीन की शी जिनपिंग सरकार पर वीगर मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगा और दावा किया गया कि वीगर मुसलमानों को परेशान करने के लिए वहां हजारों मस्जिदों को तोड़ दिया गया। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई जब चीन पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और कुछ दिन पहले ही चीन में पश्चिम एशिया के 4 मुस्लिम देशों की बैठक हुई थी जिसमें गाजा पर बात हुई थी। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने चीन में हजारों मस्जिदें तोड़े जाने का दावा कर डाला। उस रिपोर्ट में चीन की सरकार पर वीगर मुसलमानों पर अत्याचार करने का भी आरोप लगा और दावा किया गया कि पिछले कुछ सालों में चीन में हजारों मस्जिदें तोड़ दी गईं। कुछ महीने पहले ही चीन से मस्जिदें तोड़ने की तस्वीरें भी आई थी और खबर आई थी कि चीन के शिनजियांग प्रांत के नाइचैंग में करीब 800 साल पुरानी मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया था, जिसके बाद वहां खूब बवाल हुआ था क्योंकि चीन की सरकार की हरकत पर वहां रहने वाले वीगर मुसलमान भड़क गए थे। वो चीन की पुलिस तक से भिड़ गए थे, जिसके बाद चीन में कई महीनों तक ये मुद्दा गरमाया रहा और गाजा में भयंकर जंग के बीच एक बार फिर ये मुद्दा उठा क्योंकि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया कि चीन में 2020 के बाद हजारों मस्जिदों को गिरा दिया गया। हालांकि संस्था ने इन मस्जिदों की संख्या नहीं बताई, लेकिन यह दावा जरूर किया कि चीन में शी जिनपिंग सरकार ने हजारों मस्जिदें तोड़ डाली और सैकड़ों मस्जिदों को बंद कर दिया। यही नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि कई मस्जिदों की तो सूरत ही बदल दी गई और ये सब वहां रहने वाले करीब 2 करोड़ मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया गया। चीन के शिनजियांग प्रांत में सबसे ज्यादा वीगर मुसलमान रहते हैं। शी जिनपिंग सरकार पर कई बार उन पर अत्याचार के आरोप लगे और इस बार तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया कि चीन में 1300 मस्जिदें बंद कर दी गई, जो वहां की कुल मस्जिदों का 1/3 हिस्सा है और इनमें ज्यादातर मस्जिदें चीन के शिनजियांग प्रांत में। रिपोर्ट में बताया गया कि कई मस्जिदों की सूरत भी बदल दी गई और उनमें टॉयलेट या बार बना दिया गया, जिससे चीन में रहने वाले वीगर मुसलमान गुस्से से आग बबूला हो गए और चीन पर सवाल उठे। क्योंकि गाजा जंग के बीच चीन मुस्लिम देशों का नेता बनने के चक्कर में वहां कुछ दिन पहले ही कई मुस्लिम देशों के नेता इकट्ठा भी हुए थे और इसी बीच आई इस रिपोर्ट ने चीन की मुस्लिम समुदाय के लिए नीयत पर सवाल उठा दिया। उधर बड़ी खबर आई दक्षिण चीन सागर में चीन की घेरेबंदी से जुड़ी। वहां समंदर में फिलीपींस ने चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के साथ बड़े पैमाने पर गश्त शुरू कर दी।
मतलब फिलीपींस अब दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ खुलकर सामने आ गया, जिसमें उसका साथ अमेरिका दे रहा है। वहां से आए कुछ वीडियो में अमेरिका के लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर के इलाके के ऊपर मंडराते दिखे। इसके अलावा फिलीपींस ने यह ऐलान भी कर दिया कि वो अमेरिकी नौसेना की टुकड़ी के साथ मिलकर समंदर में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाने वाला है, जो सीधे तौर पर चीन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि फिलीपींस और अमेरिका मिलकर ताइवान के पास भी गश्त करेंगे। मतलब दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ वो सभी देश एकजुट होते दिख रहे हैं जिनसे चीन की दुश्मनी है। और माना जा रहा है कि ये जंग के नए मोर्चे के संकेत भी हो सकते हैं, क्योंकि फिलीपींस की सेना के मुताबिक वो अमेरिकी सेना के साथ मिलकर न सिर्फ फिलीपींस बल्कि ताइवान के आसपास के समुद्री इलाके में भी गश्त करेगी, जिसके लिए 3 बड़े-बड़े जहाज 3 दिन तक वहां डेरा डाले रहेंगे। और सिर्फ यही नहीं, आसमान से भी इस इलाके की निगरानी की जाएगी, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया। इस वीडियो में अमेरिका के FA-50 लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर मंडराते नजर आए। फिलीपींस के मुताबिक उसने ये कदम अपनी सुरक्षा को देखते हुए उठाया और उसका मकसद किसी भी देश को भड़काना नहीं है, क्योंकि इस बार चीन की कमजोर नस पर वार हुआ है और वो है ताइवान। मतलब फिलीपींस न सिर्फ खुद चीन के खिलाफ खड़ा हुआ है, बल्कि वो ताइवान को भी अपने पाले में लेने की कोशिश में लगा दिखाई दे रहा है। और उसकी इस कोशिश में उसका साथ चीन का कट्टर दुश्मन अमेरिका दे रहा है। मतलब कहने को तो फिलीपींस और अमेरिका समंदर में सिर्फ गश्त कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा हुआ है। चीन का आरोप है कि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों को मोहरा बना रहा है और वो उनके जरिए दक्षिण चीन सागर में चीन को चुनौती देना चाहता है। लेकिन फिलीपींस का मानना है कि अमेरिका के साथ की जा रही उसकी ये गश्त समंदर में चीन के दबदबे के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि इसके जरिए वो चीन को ये संदेश दे पाएगा कि दक्षिण चीन सागर में वो अब अपनी मनमानी जारी नहीं रख सकता। और चीन के इस भ्रम को तोड़ने के लिए फिलीपींस ने अचानक अमेरिका के साथ गश्त करने का कदम नहीं उठाया, बल्कि वो पिछले कुछ साल से इस मामले में तेजी से आगे बढ़ा है। और दक्षिण चीन सागर में पहले भी कई बार चीन के दबदबे को चुनौती दे चुका है। फिलीपींस की सेना की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल के अंदर अंदर फिलीपींस ने अपने इलाके में अमेरिकी सैन्य अड्डों की संख्या को दुगना कर दी, जिनमें कुछ तो ताइवान के करीब भी मौजूद है। इसके साथ ही उसने इसी साल अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी सैन्य ड्रिल भी की थी। मतलब वो कुछ महीनों में कई बार संकेत दे चुका है कि उसे चीन से टकराने में कोई दिक्कत नहीं। और अब तो उसने खुला ऐलान कर दिया कि वो दक्षिण चीन सागर में 3 दिन तक गश्त करेगा और इस बार उसके साथ अमेरिका भी होगा, जो न सिर्फ समंदर बल्कि आसमान से भी दक्षिण चीन सागर पर नजर रखेगा। जिसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने दोस्त अमेरिका के दम पर चीन की आंखों में आंखें डालकर दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर टक्कर लेने के अपने इरादे साफ कर दिए, जिससे ये संकेत मिले कि दक्षिण चीन सागर में चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है, जिसमें फिलीपींस और ताइवान जैसे योद्धा तो हैं ही, साथ में अमेरिका जैसा महारथी भी है। मतलब समंदर में चीन को चित करने के लिए अमेरिका ने बड़ा जाल बिछा दिया है। और इसमें उसका साथ 2 ऐसे देश दे रहे हैं जिन्हें चीन आए दिन धमकाता रहता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर को वो अपनी जागीर समझता है और उसे इस इलाके में किसी और का दखल कतई बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से वहाँ समंदर में हर दूसरे दिन चीन किसी न किसी देश से टकराता रहता है। आरोप है कि वो ऐसा करके फिलीपींस और ताइवान जैसे देशों को डरा कर रखना चाहता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने वहाँ अपनी मौजूदगी बढ़ा दी, जिसके बाद से कई बार चीन की नौसेना और अमेरिकी नौसेना के टकराव की खबरें सामने आई। कुछ महीने पहले तो फिलीपींस और चीन के जहाज भी आमने सामने आ गए थे। वहीं ताइवान के जहाजों को तो वो जब मन करता है तब वहां से खदेड़ देता है। मतलब कुल मिलाकर वो पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर में अपना हक जताता है और ये आरोप लगाता है कि अमेरिका वहां पहुंचकर उसे उकसा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सेना ताइवान और फिलीपींस दोनों के साथ मिलिट्री ड्रिल करती रहती है और यही बात चीन को कांटे की तरह चुभती है। और अब तो फिलीपींस ने सीधा दक्षिण चीन सागर में ही चीन को चुनौती देने का मन बना लिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि अगर तनाव बढ़ा तो दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भी तलवारें खिंच सकती हैं। उधर ताइवान ने एक बार फिर चीन पर यह आरोप लगा दिया कि उसके लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा के करीब उड़ान भरकर तनाव बढ़ा दिया। उसने ऐसा तब किया जब 15 अक्टूबर को ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की थी। और उनकी मुलाकात के 1 हफ्ते भीतर ही चीन ने ताइवान को हमेशा की तरह एक बार फिर खौफ से भर दिया। ताइवान की सीमा के करीब सुखोई जैसे खतरनाक विमान को उड़ाकर
चीन ने अमेरिका के सामने एक बार फिर अपने इरादे जाहिर कर दिए। ताइवान के मुताबिक चीन की सेना ने सुखोई 30 और J-10 लड़ाकू विमानों के साथ कई और विमान भी ताइवान के पास भेजे। हालांकि ताइवान ने भी चीन की ऐसी हरकतों के लिए पूरी तैयारी होने का दावा किया। ताइवान के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमानों को अपनी सीमा के करीब देखते ही उसके विमान भी जवाब देने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद चीन के विमानों ने वापस जाना ही बेहतर समझा। हालांकि चीन ने ऐसी किसी भी घटना से साफ इनकार कर दिया और साफ कहा कि उसके लड़ाकू विमानों ने ताइवान की तरफ उड़ान नहीं भरी, लेकिन चीन की इस बात को आसानी से पचा पाना मुश्किल है, क्योंकि ताइवान को लेकर उसका गुस्सा जग जाहिर है। सब जानते हैं कि वो ताइवान को अपनी जागीर समझता है। चीन के सामने ये कहना ही उससे दुश्मनी मोल लेने के बराबर है कि ताइवान उसका हिस्सा नहीं। यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तो पिछले हफ्ते बाइडेन से हुई मुलाकात में भी अपना ये गुस्सा जाहिर करने से नहीं चुके थे। 15 नवंबर को बाइडेन से मिलने के लिए शी जिनपिंग अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे। दोनों के बीच मुलाकात भी हुई, बातचीत भी हुई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक शी ने उसी बातचीत के दौरान बाइडेन से दो टूक कह दिया था कि ताइवान के मुद्दे पर वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, तो चाहे वो अमेरिका जैसा ताकतवर देश ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, शी ने यह भी साफ कर दिया था कि अमेरिका उस पर दबाव बनाने से बाज आए, क्योंकि ताइवान के साथ खड़ा दिखने वाला अमेरिका तो अब उसके सैनिकों को ट्रेनिंग तक देने जा रहा है। ताइवान के मुताबिक उसके सैनिक अमेरिका जाकर आधुनिक हथियार चलाने और जंग की रणनीति बनाने की ट्रेनिंग लेंगे, ताकि उसके सैनिक चीन की ताकतवर और बड़ी सेना से टक्कर ले सके। दुनिया भर के लोगों को यह पता है कि छोटा सा ताइवान चीन के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं दिखता। इसी वजह से ताइवान चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका के सहारे है। ताइवान जानता है कि जिस तरह से चीन अपने लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों से उसकी घेरेबंदी करता है, उसका जवाब अमेरिका के साथ मिलकर ही दिया जा सकता है। और अमेरिका भी ताइवान की ताकत बढ़ाने में जुटा है। उसने ताइवान के सैनिकों को अपनी जमीन पर बुलाने की तैयारी कर ली है ताकि उन्हें जंग के लिए ट्रेनिंग दी जा सके। दावा है कि अमेरिका में ताइवान की सेना खतरनाक मिसाइलों और घातक हथियारों को चलाना सीखेगी। माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन ने एक बार फिर अपने लड़ाकू विमानों की ताकत ताइवान को दिखाई। तो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से, जहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। कालाकोट इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर पर सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने बताया कि पिछले हफ्ते राजौरी में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी मारा गया था, जबकि उसके 2 साथी भागने में कामयाब रहे थे। उनकी तलाश में सेना लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन इसी दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने सेना के जवानों और अफसरों को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। कोमल हमारे साथ जुड़ रही हैं जम्मू से। कोमल, और क्या पता चल रहा है? सर, इस वक्त की जो जानकारी है, अभी भी फायरिंग जो है वो चल रही है। हालांकि जब रात ढल जाती है, शाम ढल जाती है, तो फायरिंग नहीं होती है, लेकिन ऑटोमेटिक हथियारों के साथ जो आतंकी है वहाँ छुपे हुए हैं। ऐसे में दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चल रही है। 2 अलग अलग जगहों से फायरिंग हो रही है, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि आतंकी 2 नहीं बल्कि 3 है, जो अलग अलग स्पॉट से सेना के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है। और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी की जवान है, वो भी वहाँ पर उन्होंने इलाके को घेरा हुआ है और फायरिंग छुटपुट फायरिंग जो अभी भी जारी है। जी शुक्रिया कोमल आपका। इधर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया। उस वीडियो में स्कूल के बच्चों को ले जा रहे एक ऑटो और एक ट्रक की भयंकर टक्कर होती दिखी, जिसकी वजह से वो ऑटो पूरा पलट गया और उसमें सवार 8 बच्चे उछलकर सड़क पर गिर गए, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक तरफ से वो ट्रक तेज रफ्तार में आता नजर आया, जबकि दूसरी तरफ से वो ऑटो चौराहा पार करने के लिए आगे बढ़ता दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही वो ऑटो उस चौराहे के बीचों बीच पहुंचा, वो तेज रफ्तार ट्रक उसे टक्कर मारता हुआ वहां से भाग निकला, जिसकी वजह से वो ऑटो दूर जाकर पलट गया और सारे बच्चे जमीन पर आ गिरे। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन्होंने उन बच्चों को उठाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। लेकिन यह हादसा उस वक्त चर्चा में आ गया जब इसमें ऑटो ड्राइवर की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि पुलिस की जांच के मुताबिक उस ऑटो में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे और उन्हें स्कूल पहुंचने में देर हो रही थी। ऐसे में जल्दी पहुंचने के लिए उस ऑटो ड्राइवर ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से टक्कर होते ही वो ऑटो पूरी तरह पलट गया और सभी बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक इस हादसे में उस ऑटो ड्राइवर की लापरवाही भी सामने आई, क्योंकि उसने अपने ऑटो में क्षमता से ज्यादा बच्चे बैठाए हुए थे और जल्दबाजी में स्कूल पहुंचने के चक्कर में यह हादसा हो गया, जिसमें सभी बच्चे घायल हो गए। एक की हालत तो नाजुक बताई गई। वहीं हादसे के बाद उस ट्रक ड्राइवर ने भागने की कोशिश की,
लेकिन पुलिस ने उस ड्राइवर और उसके साथी को पकड़ लिया और जांच में जुट गई। उधर दिन भर चले उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। लगातार दूसरे दिन की बढ़त के बाद सेंसेक्स 66,000 के स्तर के पार पहुंच गया और बाजार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 92 अंक चढ़कर 66,023 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 28 अंकों की बढ़त के साथ 19,811 पर बंद हुआ। इस दौरान फार्मा, ऑटोमोबाइल और आईटी शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो। अंधकूपों को गगन कहते रहे, अंधकूपों को गगन कहते रहे, पत्थरों ही को सुमन कहते रहे। सौबात की एक बात कही प्रेम ने, जेब भरी देखकर यजमान की, ठीक है बिल्कुल लगन कहते रहे। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।